ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है? साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक साइकिल बनती है, एक रिंग बनती है या फिर एक वलय बनती है। ठीक है, वलय जहां भी बनेगी वो सारे क्या होंगे? चक्रीय यौगिक होंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। लेकिन अगर चक्र के या साइकिल के, रिंग के सारे एलिमेंट सेम है तो वो होता है समचक्रीय। ठीक है, अगर एक भी डिफरेंट आएगा तो वो हमारा क्या होगा? विषम चक्रीय। एक से ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट आपका अलग आ जाए उस साइकिल का, या साइकिल के मेन जो रिम के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसका, अगर कम से कम एक भी एलिमेंट आपका अलग आए तो वो हमारे होंगे कौन से? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपके एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कौन से होंगे? जिसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? विदाउट साइक्लिक। एरोमेटिक विदाउट साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्टरनेट, जो कि प्लेनर होते हैं, उनमें रेजोनेंस मिलता है। ठीक है, वो सारे एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, यानी वो सैचुरेटेड है, संतृप्त है, तो वो हमारे साइक्लिक कंपाउंड तो होंगे लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों ही तरह के आपको कंपाउंड यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक, अब विषम चक्रीय यौगिकों के अंदर आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जो सिंगुलर रिंग है उस फॉर्म के अंदर आपके 4 एलिमेंट है। एक है थायोफिन, एक है पाइरोल, एक है फ्यूरेन, ठीक है, और एक है फ्यूरिन। ठीक है, अब इन सब का आपको एक तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए, कैसे हम इसका सिंथेसिस करते हैं और इनकी केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, कौन सी पोजीशन पे होती है और कौन सी पोजीशन पे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सबके अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले पाइरोल, पाइरोल की स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी नहीं बात नहीं, एक बार देख लो। सबसे पहले क्या है? पाइरोल है। पाइरोल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है तो मतलब इसमें कार्बन के अलावा कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। तो पाइरोल में होता है क्या? नाइट्रोजन। 5 मेंबर की रिंग जिसके अंदर एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन, और ये क्या होता है? एरोमेटिक। ठीक है, थायोफिन, थायोफिन क्या होता है? इस नाइट्रोजन की जगह क्या आएगा? थायो या सल्फर। सिर्फ इतना डिफरेंस। ये भी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक कैसे है ये आप बताओगे। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे फ्यूरेन। फ्यूरेन में क्या होता है? नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन। ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, एक लास्ट है पेरिडिन, जो कि 6 मेंबर की रिंग होती है जिसके अंदर एक आपका नाइट्रोजन। ये इतने सिंगल साइकिल के आपको मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी डबल साइक्लिक भी है, जैसे इंडोल हुआ, क्विनोलिन हुआ, आइसोक्विनोलिन हुआ। ठीक है, वो भी हमें इसके बाद में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इनके क्या है? कॉमन नेम है सारे। ठीक है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? जैसे अगर नाइट्रोजन है तो उसे लिखा जाता है एजा से। ठीक है, अगर सल्फर है तो थाया से। ठीक है, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सा से। ठीक है, नाइट्रोजन का अलग है, नाइट्रोजन का भी ऐसा से ही लिखा जाएगा, लेकिन ये 6 मेंबर की है इसलिए थोड़ा नाम अलग है। ठीक है, 5 मेंबर की अगर रिंग है तो उसके आगे लगाया जाता है ओल, है ना। तो अगर ये है नाइट्रोजन की तो ये क्या होगा? एजोल। ओल लगाया जाता है 5 मेंबर की रिंग के पीछे। ठीक है, तो ये एजोल, ये थायोल, ये
ओक्सोल, और ये क्या होगा, या ओक्सो भी बोल सकते हैं, ओक्सोल भी बोल सकते हैं, और ये क्या होगा, ये पिरिडिन है। पिरिडिन को हम लिखते हैं इसके फॉर्म में, इसे या तो हम अच्छा एक चीज और होती है इसके अंदर, मैंने कहा था नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एक है पिरिडिन, उसका नाम है पिप्रिडिन, ठीक है। ये दोनों चीज आपको देखनी है, इनका कंपैरिजन हमें करना है। मैं मेन बेसिक बता रही हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। ये है पिरिडिन और ये है पिप्रिडिन, एक है एरोमेटिक, एक है सैचुरेटेड या संतृप्त, यानी यहाँ पे रेजोनेंस आपको नहीं मिलेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये सारे इसके नाम हैं। आपको यहाँ पे क्या देखना है, एक तो मेन पॉइंट कि इसकी रिएक्टिविटी का, क्रियाशीलता का कंपैरिजन करना है सबसे पहले इन सबका बेंजीन के साथ, ठीक है, मेनली इनका, इन तीनों का, ठीक है। बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, 6 मेंबर की रिंग होती है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है, कहते हैं पूछो तो बताना तो पड़ता है ना, ठीक है। ये बेंजीन है। अब बेंजीन जो है उसमें रिएक्टिविटी अगर हमें देखनी है, क्रियाशीलता देखनी है बेंजीन की, तो किसके आधार पर देखते हैं, स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी अनुनादी संरचनाओं के आधार पर। कि एरोमेटिक अगर कंपाउंड है तो जितनी ज्यादा एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, नादी संरचनाएं बनती है, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सारे कंपाउंड एरोमेटिक है, सबकी आपकी अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तो आप सबसे पहला काम करो, रफ में करना, फिनोल इसकी एल्को बेंजीन की एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, अनुनादी संरचनाएं बनाओ। बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनो, पीछे बनाओ। इनकी भी हमें अनुनादी संरचना बनानी है। मेन जो क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, वो यही आते हैं कि इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कहां से, बेंजीन से। बेंजीन की सबसे इजी बनेगी, ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, कार्बन के अलावा इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कोई और एलिमेंट अगर है तो हम इलेक्ट्रॉन, जो 5 इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरफ लेके जाएंगे, जो ज्यादा En का होगा, यानी जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि En का मतलब ही क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, यही होता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर कार्बन कार्बन है तो आप डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कहीं भी लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट है तो हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लेके जाने हैं, जहां पर आपका En की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि En की वैल्यू जब ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, स्थायी होता है, ठीक है। इसमें सेम है, तो आप कहीं भी लेके जाओ, चाहे इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लेके जाओ, चाहे इसको इस तरफ लेके जाओ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, पहली जो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी एक ये थी, लेकिन हमारे पास क्या है, आगे और भी डबल बॉन्ड है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये एक डबल बॉन्ड तोड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन हम लेके आए कहां पे, इस वाले कार्बन पे, ठीक है, 1 नंबर कार्बन दे दो इसको, इसके ऊपर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन डबल बॉन्ड्स को आगे की तरफ प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस तरह की,
ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बनी तो यहाँ पे ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। यानी अगर हम सारी की सारी स्ट्रक्चर को घुमाते हैं तो भी हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर दो तरह के चार्ज आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी बेंजीन का जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे आपका चार्ज का सेपरेशन होगा। ठीक है, चार्ज का सेपरेशन जब भी होगा तो आपकी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बनेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को आगे की तरफ लेके जाने का मतलब कि इस कार्बन से इन दोनों कार्बन के बीच में हम क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन कहां पे लेके जाएंगे, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपकी ये। यहाँ आया डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, और ये। ठीक है, इसके आगे फिर क्या करेंगे, फिर से ये नेगेटिव चार्ज देंगे, ये इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड आया। ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर कैसी बन गई, वापस ये स्ट्रक्चर बन गई। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कितनी हुई टोटल, 1 2 और 3 सेम बन गई, तो उसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनादि संरचनाएं हैं, वो कितनी है, 3। ठीक है, इस तरह से आपको सारे जितने भी ये कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब अपने स्टार्टिंग से लिख लेते हैं, कल इसकी अनादि संरचनाएं अपने बनाएंगे तो एक बार देख के आना। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक में लिखो विषम चक्रीय यौगिक, एरोमेटिक गुणों वाले स्थायी चक्रीय यौगिक। यहीं से स्टार्ट करना है, एरोमेटिक गुणों वाले स्थायी चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु, जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु। An aromatic structure and also cyclic in which one of the atom is different from carbon. विषम चक्रीय यौगिक, एरोमेटिक गुण वाले स्थायी चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित हो, जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित हो। पहले लिखवाया नहीं था। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, अब आपके जो विषम चक्रीय यौगिक है उसमें कौन कौन से हैं, पहला है आपका पाइरोल। ठीक है, इसको लिख लो, पहला विषम चक्रीय यौगिक है पाइरोल, पिरोल, इंग्लिश में पाइरोल बोला जाता है, हिंदी में पिरोल लिखा जाता है। हेडिंग नहीं है, ये लिख लो, स्ट्रक्चर लिख लो या तो सबकी, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, विषम चक्रीय यौगिकों की संरचना, विषम चक्रीय यौगिकों की संरचना, उसमें पहला लिख लो पाइरोल। IUPAC नेम इसका एजोल। ठीक है, एजो किसके लिए आया है, नाइट्रोजन के लिए। 5 नंबर की अगर रिंग है तो उसको ओल लगा के लिखा जाता है,
6 मेंबर की है तो ईन लगा के लिखा जाता है। सफिक्स या फिर पीछे की तरफ जो लगता है वो 5 मेंबर की रिंग में ओल लगता है, 6 मेंबर की रिंग में ईन लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, एजोल, IUPAC नाम भी है इसका। ठीक है, दूसरा फ्यूरेन, इसको ओक्सोल, ओक्सोल लिखा जाता है। ठीक है, क्यों, ऑक्सीजन को ऑक्सो से 5 मेंबर की रिंग है इसलिए ओल पीछे, ओक्सोल। ठीक है, थर्ड है थायोफीन, इसे थायोल, सल्फर को थायो से लिखा जाता है फिर थायोल। ठीक है, एक इसके साथ पिरिडिन, इसको लिखा जाता है IUPAC में एजी। ठीक है, ऐसा था नाइट्रोजन के लिए 6 मेंबर की रिंग है तो इसलिए एजीन। हाँ, कहीं भी रख दो, बस एरोमेटिक बनाना है इसको। ठीक है, ये चारों कंपाउंड पढ़ने हैं हमें। ठीक है, सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर इसके साथ में एक टॉपिक और है कि ये जो पिरिडिन है और पिप्रिडिन, इन दोनों का बेसिक नेचर यानी क्षारीय प्रवृत्ति को हमें कंपैरिजन करना है। तो ये और लिख लो, पिप्रिडिन, ठीक है, इसको IUPAC में एजिनिडीन लिखा जाता है, इसको एजिनिडीन, पिपरडीन। ठीक है, ये कॉमन नेम है और एजिनिडीन ये IUPAC है। ये एरोमेटिक नहीं है, सैचुरेटेड है, संतृप्त यौगिक है। इन दोनों का हमें सिर्फ क्या करना है, बेसिक नेचर का या क्षारीय प्रवृत्ति का कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये सारे नाम हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, सामान्य गुणधर्म। हेडिंग अगली डाल दो, सामान्य गुणधर्म, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखो कि ये सभी रंगहीन द्रव होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। ये सभी रंगहीन द्रव होते हैं। कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, इनका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंधन मिलता है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, हाइड्रोजन बंध मिलता है, जिससे इनका एसोसिएशन या संयुग्मन हो जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अंतराण्विक, अंतराण्विक, ठीक है। एक सीधा जुड़ा हुआ और एक टेढ़ा जुड़ा हुआ। एक होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, ठीक है। एक होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन ये तो टाइप है। आई एम आस्किंग यू द डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन पूछ रही हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? धातु के साथ सीधा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, कार्बन के साथ सीधा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन आता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि जल के अणु के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? इसको डेफिनेशन यही होती है, दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में अगर हाइड्रोजन आता है तो उनके बीच में बंधन पाया जाता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। जो कि सहसंयोजक बंधों से बहुत कम स्ट्रेंथ का होता है, क्षीण होता है, क्या बहुत आसानी से ये टूट सकता है। होता कैसे है? जैसे ये H2O है, ये जब भी बॉन्ड बनाएगा दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, ठीक है। ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी EN ज्यादा है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे, ठीक है, पाइरोल, थायोफीन, फ्यूरेन, इनमें भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, ठीक है। सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, बाकी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर वैल्यू लिखनी है आपको तो वो लिख सकते हो, पाइरोल का बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पाइरोल का 131 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। इस वजह से इनके बीच में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बनेंगे। जब जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उतने ही आपको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए, कॉन्स्टेंट तक लाने के लिए, तो आपको उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट का मान आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर फ्यूरेन का लिखो तो फ्यूरेन का होता है 32 डिग्री, ठीक है। और थायोफीन का होता है 84 डिग्री, थर्ड पॉइंट लिखो, एरोमेटिक करैक्टर या एरोमेटिक प्रवृत्ति, एरोमेटिक पाइरिडिन का बाद में देखेंगे, पाइरिडिन हम अलग से पढ़ेंगे, हाँ, पाइरिडिन को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें लिखो, एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिक गुण, एरोमेटिक गुण हेडिंग है, ठीक है। इसके अंदर इसमें लिखो कि बेंजीन की तुलना में, बेंजीन के कंपैरिजन में ये ज्यादा एरोमेटिक नेचर के होते हैं,
ज्यादा एरोमेटिक नेचर के होते हैं। बेंजीन की तुलना में ज्यादा एरोमेटिक प्रवृत्ति के होते हैं। ज्यादा एरोमेटिक ये थायोफिन, फ्यूरेन और पाइरोल, ठीक है, इन तीनों की बात कर रहे हैं हम। तो बेंजीन से ज्यादा एरोमेटिक नेचर के होते हैं क्योंकि इनकी अनुनादी संरचनाएं बेंजीन से ज्यादा बनती है। इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं बेंजीन से ज्यादा बनती है। तथा बेंजीन के कंपैरिजन में या बेंजीन की तुलना में इनकी अनुनादी संरचनाओं में द्विध्रुव या डाइपोल का अधिक महत्व होता है। डाइपोल का या द्विध्रुव का अधिक महत्व होता है। आपने बेंजीन की एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है, उसमें कार्बन और कार्बन के ऊपर चार्ज आया था। डाइपोल जो बना था, द्विध्रुव जो बना था, वो कैसे बना था कि दोनों कार्बन में एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब आप इन पाइरोल, थायोफिन और फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक कार्बन पे आएगा और एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर पे आएगा, ठीक है। तो अगर En का डिफरेंस है, उसकी वजह से चार्ज आ रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। उसका इफेक्ट भी पड़ता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक। अब हमें करना क्या है, इन सबकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, कल वाली क्लास में बनाएंगे, ठीक है। आप एक बार देख के आना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ठीक है।